हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस के ही ऊपर मैं आज फिर से ये वीडियो लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में या आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव को पढ़ेंगे। जैसा कि मैं कल क्लास लिए थे आप सबका, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पैसिव बनाया जाता है। तो मैं आप सबको ये चीजें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाता है और उसके अंतर्गत 4 प्रकार के टेंस आते हैं, जिसको हम सिंपल कहते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो मैं कल वाली वीडियो में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल को खत्म किया था और आज मैं लेकर आया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। आज हम निगेटिव को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव को पैसिव में कैसे बनाते हैं ये मैं आप सबको बताऊंगा। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग कलम और कॉपी के साथ तैयार हो जाएं और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस, और ये हमारी आज का सबसे अच्छा ये वीडियो होने जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसा कि फिर से मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बदलना सीख रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और इसके अंतर्गत मैं सिंपल बता दिया था। आज हम आप सबको निगेटिव बताएंगे, निगेटिव, और इस निगेटिव का हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसके अंतर्गत नॉट शब्द आता है, नॉट शब्द है ना, या नेवर आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट या नेवर आता है तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस निगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि पहले आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, और एग्जाम्पल बताते समय हमेशा मैं ये बात आपको जरूर बताता हूं कि जो चीजें मैं बताया हूं वो चीजें एक बार रिवीजन कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये पहली वाली क्लास में मैं आप सबको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान डज और डू से होती है, और साथ में जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आने लगता है या सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उस समय हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी आप सबको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रियाएं निगेटिव से ही स्टार्ट होती है, सिंपल में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया अर्थात डू और डज निगेटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव तक चलती रहती है, जिसमें हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डू और डज का। तो मैं आज उन्हीं डू और डज का प्रयोग करके मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव को यहाँ पे बनाएंगे, और उसको बनाने से पहले मैं आप सबके सामने उसका स्ट्रक्चर रख देना चाहते हैं कि जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को देखकर या उसको समझाकर मैं आपको एग्जांपल बनाऊंगा, वैसे आप भी किसी को उस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का फॉर्मूला याद करके किसी को आप बता सको, समझा सको, या खुद आप एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बना सको और उसको पैसिव ही बना सको। तो इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आप डू या डज लगाओगे। तो मैंने बताया था कि
इसमें सब्जेक्ट के रूप में दो प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं, एक को सिंगुलर कहते हैं और एक को प्लूरल कहते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उस समय हम डू का प्रयोग करते हैं, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डज का करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट के लिए लिख देते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके लिए डज लगाते हैं और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके लिए हम सहायक क्रिया डू लगाते हैं। तो हम यहाँ पे डू और डज लिख देते हैं ओब्लिक करके, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नकारात्मक वर्ड जिसको नॉट कहते हैं या नेबर, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसमें तुम लोगों का सवाल ये बनता होगा, आप सभी का ये सवाल बनता होगा कि सर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस नहीं लगाते, तो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डू और इसमें ईएस लगा है। मैंने बताया था कि ये डू भी एक वर्ब ही होती है और वर्ब के अंत में ये जो है वो आया है, इसलिए इसमें ईएस लगा दिया गया। तो इस तरह से ये सिंगुलर खुद ही बन गया, जब ईएस लग गया तो सिंगुलर बन गया। और इसमें डू में एस और या ईएस नहीं लगा है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज। तो इसमें एस और ईएस का समस्या खत्म। अब मेन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाया जाएगा, समझ पाए आप सब लोग। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ फिर से उसी तरह से सब ऑब्जेक्ट और यहाँ पे अदर और लास्ट में आपका फुल स्टॉप रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों भाग को यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको पास्ट का, फ्यूचर का पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है और कभी कभी मेन वर्ब भी बदल जाती है, बाकी सेम का सेम वही रहता है। सिर्फ क्या बदलती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कभी कभी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में और प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल में। बाकी कॉन्टिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, उसमें हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगाई जाती है। प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। तो सिर्फ आपको बदला किसमें जाता है? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में, फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल में। तो उसमें मेन वर्ब बदलती है, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब बदलती है। जैसे हम अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इजेमार लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या लगाते हैं? यानी अदर लिख देते हैं। उसी तरह से जब हम पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर जब लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं और उसमें इजेमार की जगह पे वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग लगाते बनाते चले जाते हैं। तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल में थोड़ी सी समस्या होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी में समस्या होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में। समझ पाए ना? चलिए, तो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। जब ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो उसको जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम ये भी आपको लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेंगे। इसमें क्या होता है कि फिर से वही चीजें लिखेंगे जो मैं पहले लिख दिया हूं। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बनाया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर, ठीक है ना। इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? लेकिन इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से पहले आपका ये नकारात्मक सेंटेंस है ना, तो इसमें आपका भाव स्पष्ट होने के लिए इसमें नॉट या ऑब्लिक नेबर तो लगाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? मैंने आपको बताया था कि अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखोगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस और लास्ट में क्या लिखेंगे? सॉरी, इसमें पहले बाय लगाएंगे ना, बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस और उसके बाद अदर और लास्ट में आप लोगों का क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल को जब हम
अरे निगेटिव को जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव में बदलते हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का, एक कैसे हम एग्जाम्पल बनाते हैं, कैसे उदाहरण लेते हैं, ये आपके सामने है। चाहो तो आप भी बना लो, है ना। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर देखिए, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। हमारी इच्छा, आप लोगों की इच्छा कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेना चाहते हो या प्लूरल सब्जेक्ट लेना चाहते हो। तो आप अगर सब्जेक्ट प्लूरल लेना चाहते हो तो डू लगा देना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर लेना चाहते हैं तो डज लगा देना, बाकी सभी समस्या खत्म। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कहो, चलो मान के चलते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम सीता ले लेते हैं। सीता ये सब्जेक्ट बन गया, सीता सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हम डू न लगाकर क्या लिखेंगे, डज लगाएंगे। तो यहाँ पे डज लिख दिए। फिर उसके बाद ये नॉट लिखो या नेबर लिखो, तो मैं नॉट लिख देता हूं, नॉट हो गया नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दुनिया में बहुत सारी वर्ब है, उनमें से कोई एक ले लो। चलो हम ले लेते हैं एक सिंपल सा वर्ड रीड, रीड हो गया। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि आप तब तक उसको कंटिन्यू रखना जब तक आप ऑब्जेक्ट तक ना पहुंच जाओ, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो हमें चाहे कुछ लिखे या ना लिखे अदर में, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट का जरूर लिखना है। तो यहाँ पे रीड लिख दिए। उसके बाद जो कुछ आप लिखना चाहते हो, रीड द रामायण, रामायणा, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, नोवेल लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बुक लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सीता डज नॉट रीड अ बुक, लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका एक सेंटेंस बनके तैयार हो गया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। समझ पाए ना। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट लिखते समय मैंने ये ध्यान दिया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसमें से डज निकाल कर यहाँ रख दिया। फॉर्मूला में नॉट या नेवर है तो नॉट लिख दिया यहाँ पे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, तो रीड मैंने लिख दिया। ऑब्जेक्ट के रूप में अ बुक लिख दिया। अगर हम लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा, अगर लिखने की आवश्यकता है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे, पैसिव वॉइस में तो इसको कैसे बनाएंगे, मैंने आपको नियम बताया था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें हम पहचान भी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज दी गई है और कैसे पहचान करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज लिखा है सीता, ये सीता आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, डज हेल्पिंग वर्ब है। ये नॉट, ये नकारात्मक वर्ड यानी सेंटेंस के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नहीं। उसके बाद ये जो रीड लिखा है ये आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो बुक लिखा है अ बुक, इसमें ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अ बुक है, ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा। समझ पाए ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अ बुक लिख दिया, ठीक है ना, अब बुक लिख दिया। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा है, स्ट्रक्चर देखकर बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवस मैंने अ बुक लिख दिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। तो ये भी सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉट है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब क्या, रीड, तो रीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको हम लोग को लर्न करना पड़ेगा कि यानी किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है। तो मैं जान पा रहा हूं, ये आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सेम ही होती है इसकी स्पेलिंग। तो यहाँ पे रीड को रेडी लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, जबकि इसमें कोई सेकेंड ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, तो यहाँ पे हम बाई लिख दिए। उसके बाद क्या दिया है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवस, तो एक्टिवस का सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सीता, है ना। तो सीता एक नाउन है, तो नाउन को जब हम एक्टिवस का पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सीता नाउन को नाउन ही लिख देते हैं वैसे ही, लेकिन अगर प्रोनाउन होता है तो उसको सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। जैसे एक बार ध्यान से सुन लेंगे, इधर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी लेंगे, है ना। प्रोनाउन के 5 फॉर्म होते हैं,
ठीक है ना, शॉर्ट में बता देते हैं। प्रोनाउन के फॉर्म जो है उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा आपका होता है पोसेसिव केस, और तीसरा चौथा चौथा और पांचवा सेम ही होते हैं, जिनके अलग अलग नाम है, एक का रिफ्लेक्सिव और एक का इम्फैटिक होता है। समझ पा रहे हैं ना, आप लोग वो लिख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, तो हमारी आवाज को सुनकर वीडियो को रोककर आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेना कि यानी जो प्रोनाउन होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस, और चौथा जो होता है और पांचवा जो होता है रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक होता है, जो कि एक जैसा ही होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो वर्ब के बाद लगाई जाती है, और जो इम्फैटिक होती है जस्ट तुरंत नाउन और प्रोनाउन के बाद ही लगाए जाते हैं। समझ पा रहे हो ना, लेकिन दोनों का एक जैसा ही रूप होता है। जैसे इसका दोनों का रूप कैसा होता है, जैसे मान के चलो कि हम सब्जेक्ट रूप में आई लिख दिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव आप मी लिखते हो, इसका पोसेसिव आप माई लिखते हो या माइन लिखते हो, और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक तो इसका होता है माई सेल्फ। ये होता है इसके फॉर्म। तो जिस फॉर्म में दिया रहेगा उसको उसी फॉर्म में लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पे और उसी तरह से प्रोनाउन ही आता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिम, इसका पोसेसिव क्या होता है हिज, और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक क्या होता है हिमसेल्फ होता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर उसी तरह से प्रोनाउन क्या आता है यू, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, इसका पोसेसिव योर होता है, और इसका इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ। ठीक है ना, उसके बाद इसी तरह से वी, वी का पोसेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है अस होता है। फिर उसी तरह से इसका पोसेसिव क्या होता है आवर, और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक क्या होता है आवर सेल्फ। समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से सी देख लेते हैं, इट देख लेते हैं, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर होता है, इसका पोसेसिव भी हर होता है, इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक हर सेल्फ होता है। ठीक है ना, इसी तरह से इट, इट का देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव इट होता है, इसका पोसेसिव इट्स होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक इट सेल्फ होता है सेल्फ। ठीक है ना, इस तरह से हम प्रोनाउन के यानी सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये नाउन है, तो नाउन को यहाँ पे सीता को सीता ही लिख देंगे, और इस तरह से लास्ट में हम लोगों का, और इस सेंटेंस में कुछ बचा ही नहीं है तो लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये एक्टिव से पैसिव बनकर तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल लेकर मैं चलता हूं आप लोग सामने। ठीक है ना, तो सेकेंड सेंटेंस क्या होगा हम लोगों का। सबसे पहले फिर से हम देख लेते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट लेकर देख लेते हैं। चलो हम प्लूरल ले लिए दे, है ना। उसके बाद जब सब्जेक्ट हम प्लूरल ले लिए तो हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, जिसमें हम डू का प्रयोग करेंगे इसमें, तो हम डू लिख दिए, फिर नॉट लिख दिए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं, है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी लिख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया वास, वास हो गया, है ना। दे डू नॉट वास, और वास के बाद हमने लिख दिया डियर, डियर क्लॉथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा एक सिंपल अरे प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव बन के तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक लिख दिया सब्जेक्ट को देखकर, तो मैंने सब्जेक्ट देखा कि प्लूरल है इसलिए मैं डू लिख दिया, नॉट है तो नॉट लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, जो कि ऑब्जेक्ट ये दोनों है। समझ पा रहे हैं ना। एक बात हमेशा याद रखना, इसको ये आ गया तो मैं बता दे रहा हूं, कहीं नोट में करके लिख लीजिएगा, आप सब नोट में करके लिख लीजिएगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में कभी पोसेसिव सब्जेक्ट नहीं बनता है, किसी भी यानी सेंटेंस में कभी भी पोसेसिव जो केस होती है पोसेसिव केस, वो कभी ना तो ऑब्जेक्ट बन सकती है और ना ही तो कभी सब्जेक्ट बन सकती है। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तभी बन सकता है जब किसी पोसेसिव के साथ कोई नाउन आता हो। समझ पाए। एक बार फिर से मैंने बताया आपका कि जो मैं प्रोनाउन के 5 फॉर्म बताया है, उनमें से जो तीसरा फॉर्म है पोसेसिव केस, ये मैंने आपको ये चीजें बताया है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में पोसेसिव ना तो ऑब्जेक्ट हो
ऑब्जेक्ट हो सकता है और ना ही तो कभी सब्जेक्ट हो सकता है, अगर वो यानी सिंगल है तब। लेकिन अगर उस पोसेसिव के साथ अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, उसमें थोड़ा भी संदेह नहीं रहेगा। तो इसमें आप सोचोगे कि ये देयर ऑब्जेक्ट है या आप सोच लेते हो ये क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, समझ पाए। तो ये हम लोग जान लिए कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पोसेसिव पैसिव वॉइस में डियर, डियर क्लॉथ्स, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे ईएस लगा है तो ऐसे ही दिख रहा है कि क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए इसमें से कोई एक ही लगाएंगे। इस तो लगाएंगे नहीं, एम तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये जब आर लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आर लिख दिए। फिर नकारात्मक वर्ड नॉट है तो मैं यहाँ पे नॉट लिख दिया। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये जो वास है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको जब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें ईडी लगा देते हैं तो ये यानी वास्ट बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट है नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, दे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, दे नहीं लिखा ना, दे भी लिख लीजिए। यहाँ पे दे का होता है ऑब्जेक्टिव देम, और इसका पोसेसिव होता है दियर, और इसका होता है देमसेल्व्स, समझ पाए ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम होगा। तो आप भाई देम यहाँ पे लगा देंगे और ये बन के तैयार हो गया, समझ पाए ना। तो आज ये आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ लिए, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आप लोगों के लिए कल वीडियो लेकर आएंगे और वो इंट्रोगेटिव पे होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव, और उस इंट्रोगेटिव को हम यानी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉच।